हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बीते दिनों एक खबर चर्चा में रही है कि भारत ने अपना जो निर्यात का लक्ष्य रखा था, खासकर जो उत्पाद हैं, गुड्स हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो लक्ष्य को कैसे पूरा किया गया, क्या क्या सरकार ने इसमें सहायता की है और किस तरह के लक्ष्य हम आगे निर्धारित कर सकते हैं, तो परीक्षाओं के लिहाज से कैसे ये पूरा मुद्दा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे। जो टॉपिक है वह है भारत का बढ़ता निर्यात और व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कैसे बढ़ रहा है, इसकी बात कैसे आ गई, और निर्यात जो बढ़ा है वह किस तरह से बढ़ा है। डायमेंशंस में अभी हम न्यूज़ की बात करेंगे और ये जो उपलब्धियां बताई गई हैं कि हमने किस तरह से अपने निर्यात के जो लक्ष्य को निर्धारित किया था उसे पूरा कर लिया है, तो इसका क्या महत्व होगा हमारे लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के प्रमुख चालक यानी कि कौन कौन से इसके ड्राइवर रहे, किस तरह से ये जो निर्यात है ये प्रोत्साहित हुआ। इसके अलावा प्रोत्साहन के क्या क्या प्रयास किए गए थे, वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। अगर प्रीलिम्स में कोई सवाल बन सकता है तो उस पर भी अभी हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। पॉलिसीज भी आती हैं जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, अगर कोई ऐसे प्रश्न को जोड़ा जाएगा तो बन सकता है। हालांकि पूरी तरह से जो डिपेंडेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत रहेगा। नीतियों के स्तर पर हम चर्चा कर लेंगे। खबर आई थी, एक ट्वीट आया था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। उन्होंने बताया, इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट एंड अचीव दिस टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यानी कि भारत ने $400 बिलियन तक के जो वस्तुओं का निर्यात है उसका लक्ष्य निर्धारित किया था और भारत ने उस लक्ष्य को पूरा भी कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने इसके लिए स्पेशल थैंक यू बोला है, यानी विशेष रूप से जो धन्यवाद दिया है किसानों को, बुनकरों को, उत्पादकों को और एमएसएमईज को। तो इस पूरे डिस्कशन में भी हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं कुछ हाइलाइट्स के साथ में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही। जैसे कि हमने कहा हिस्ट्री स्क्रिप्टेड, यानी कि एक तरह से इतिहास बन गया। इतिहास कैसे बन गया कि क्योंकि पहली बार है इस तरह से जब गुड्स का एक्सपोर्ट यानी वस्तुओं का एक्सपोर्ट यानी वस्तुओं का जो निर्यात है वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। और हमने लक्ष्य रखा था लगभग $400 बिलियन के आसपास का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया, वो भी समय से कुछ पहले ही प्राप्त कर लिया। सरकार ने जो कुछ बातें बताई है कि क्या उनकी वजहें रहीं जिसकी वजह से हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, उसमें 3-4 इंडिकेटर्स को भी समझते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे सरकार का कहना है कि सरकार के जो प्रयास थे उसमें राज्य और जिला दोनों स्तर पर उत्पादों को और वस्तुओं को शामिल किया गया था और कैसे उनके निर्यात को बढ़ाया जाए इस बात को देखा गया था। दूसरा, उनका क्लोजर एंगेजमेंट था, यानी बहुत नज़दीक से वो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो निर्यातक हैं उनको किस बात की समस्या आ रही है, कैसे उनका निर्यात बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो निर्यात को बढ़ाने वाले काउंसिल्स हैं और भी एसोसिएशंस हैं, हितधारक हैं, उनके साथ भी नज़दीकी से जुड़ाव रहा। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापार की बात कही गई है उसको प्रतिदिन के हिसाब से कहा गया है कि गुड्स का एक्सपोर्ट जो किया गया एक एवरेज बेस पर, तो हमने प्रतिदिन के हिसाब से लगभग $1 बिलियन का निर्यात किया और मंथली के हिसाब से देखें तो लगभग $33 बिलियन का निर्यात किया। इसको एक बड़ी उपलब्धि इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब हमने इस तरह का कोई अचीवमेंट प्राप्त किया हो, खासकर ऐसे दौर में जब कोविड के बाद से हमारी इकोनॉमी रिकवरी के दौर में चल रही है और हम रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो $400 बिलियन हमने प्राप्त किया है एक्सपोर्ट 2021-22 में, और अभी 31 मार्च तक जो आंकड़ा है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि लगभग $410 बिलियन तक भी हम पहुंच सकते हैं एक्सपोर्ट के लेवल पर। तो इसको बताया गया है, जब इसकी तुलना हमने की 2020-21 से, तब ये था $292 बिलियन। तो इसमें जो हाइक आया है, जो वृद्धि हुई है, 37% की उछाल आया है इसमें। बहुत अच्छी बात है। अभी एनालिसिस कैसे करेंगे हम इसका। देखिए, जो व्यापारिक निर्यात है जिसमें $400 बिलियन की उपलब्धि हासिल की है, तो इसको अगर हम 2018-19 से देखें तो 21% की वृद्धि दिखाई देती है और 2018-19 में $330 बिलियन का हमने गुड्स का एक्सपोर्ट किया था, जिसको अभी तक इसके पहले काफ़ी एक बड़ा नंबर माना जा रहा था। लेकिन अब हम इसके बाद पहुंच गए हैं $400 बिलियन पे। तो पिछले 9 सालों का जब हम आंकड़ा उठा करके देखते हैं तो भारत से जो माल का निर्यात है लगभग 260 से 330 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा, यानी एक बड़ा उछाल इस बार देखने को मिला। अब चूंकि हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो अब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी
कुछ टारगेट सेट किए हैं, यानी हमने अगले 2 वर्षों में $500 बिलियन तक के निर्यात का लक्ष्य रखा है और 2027-28 तक जो निर्यात है उसको $1 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कही है। अब कुछ अभी हम आंकड़े देखेंगे, फिर हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इस चार्ट में निर्यात और आयात का डेटा दिया हुआ है। जो ये वाला है ये निर्यात का है और ये जो डार्क ब्लू में है ये आयात का है। तो आयात निर्यात को देखते हुए हमें ये भी पता चलेगा कि अभी हमारा जो व्यापार है वो घाटे का है या फिर लाभ का है, यानी ट्रेड डेफिसिट क्या है, हमारा पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2018 का अगर हम देखें तो हमारा जो आयात था वो था $465.6 बिलियन और जो हमारा निर्यात था वो था 303.5। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21 और इस साल का 22 का दिया हुआ है। तो अभी हम वित्त वर्ष 2019 की बात कर रहे थे जिसमें 330.1 बिलियन तक हम पहुंचे थे और जो हमारा उस वक्त आयात था वो था 514.1 बिलियन। उस वक्त हम व्यापार घाटे की स्थिति में थे, यानी 184.0 बिलियन के आसपास हमारा व्यापार घाटा था। अब जो वित्त वर्ष 2022 आया है 21-22, उसमें अगर हम देखें तो हमारे निर्यात में तो वृद्धि हुई है, यानी 400.8 बिलियन तक पहुंचे हैं, लेकिन हमारा जो आयात है वो भी और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी ये इसकी तुलना में भी ज़्यादा है 589 बिलियन तक। तो जो हमारा व्यापार घाटा निकल करके आया है वो कितना है 188.2 बिलियन। तो एक बड़ा उछाल हमें यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन व्यापार घाटे की अगर हम बात करें कि व्यापार घाटा बढ़ा है तो वो इस संदर्भ में बढ़ा है। अभी हम इस पर बात कर लेंगे कि हमारा जो निर्यात है वो कैसे बढ़ा, किन किन चीज़ों की वजह से बढ़ा, लेकिन आयात क्यों बढ़ रहा है हमारा। इसमें एक प्रमुख वजह है कच्चा तेल, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेट्रोलियम, इसके अलावा सोना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, और रसायन ले सकते हैं हम, कुछ और इसी तरह के उत्पाद जो हम आयात करते हैं। अब यहाँ से अगर हम एक सवाल बना के देखें, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो प्रीलिम्स के स्तर पर अगर पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि हमारा जो आयात है वो पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगातार बढ़ा है, और एक ऐसे ग्राफ बनाने की बात करें, यानी क्या हमारा आयात, या फिर अगर स्टेटमेंट हमारे निर्यात को लेकर के ही बन जाए कि हमारा निर्यात विगत 5 वित्तीय वर्षों में लगातार बढ़ा है, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर वृद्धि आई है, फिर गिरावट और फिर वृद्धि, तो ये लगातार वृद्धि नहीं हुई है। यानी ऐसे स्टेटमेंट, एक उदाहरण के लिए चर्चा की है कि ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में जो डेटा एनालिसिस है वो हमारे लिए लाभकारी होता है और हमें इसको समझना भी चाहिए, खासकर तब जब कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की जाए। तो इस जो अचीवमेंट हासिल की गई है उसके लिए प्रमुख ड्राइवर्स क्या बताए गए हैं, क्यों हमने इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है निर्यात को लेकर के वस्तुओं के, वो हुआ है। 2021 की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कुछ चर्चा की थी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कोविड-19 के बाद हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मजबूत करेंगे, खासकर निर्यात को मजबूत करेंगे वस्तुओं के। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन में गिरावट आई थी कोविड के दौरान उसको हमें मजबूत करना है, यानी घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना है। इसके अलावा जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं हैं उनको दूर करना है, जो महंगाई आ रही है उसको भी हमें संभालना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निर्यातकों की हेल्प करनी है कि निर्यातकों को निर्यात करने के दौरान जो जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा भारतीयों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसका हमें विस्तार करना है, यानी हमारी पहुंच विश्व के अन्य देशों तक पहुंचानी है। इसके अलावा हमने इन चीज़ों पर भी गौर किया कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को हम कैसे और बेहतर करें। कई सारी चीज़ें थी। अब इसकी वजह से किस किस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, जैसे हमने जब इन चीज़ों को देखा तो कोविड के बाद हमने अपना उत्पादन बढ़ाया और मांग में वृद्धि इसका एक बड़ा कारक रहा। यानी वैश्विक मांग के आधार पर जब हमने उत्पादन बढ़ाया तो हमारे पास इतनी क्षमता मौजूद थी कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। उसके अलावा इंजीनियरिंग सामान, जिसमें वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 49.7% इसके निर्यात में वृद्धि हुई है। यानी अगर कुछ पॉइंट्स वाइज हम डिवाइड करें इन्हें कि किस किस प्रोडक्ट के बेस पर हमें ये बढ़त मिली है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यानी इनके निर्यात में 42.8% की वृद्धि हुई है। रत्न और आभूषण यानी 57.3% की वृद्धि। कच्चे तेल की चूंकि कीमतें बढ़ रही थी इसलिए पेट्रोलियम उत्पाद जो हम यहाँ से निर्यात करते हैं
उनमें भी वृद्धि हुई लगभग 147.6% की। उसके अलावा जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने अपने यहाँ विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों को अपनाया और अपनी इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट करने के लिए सरकार ने जो है तरलता को बढ़ाया। तो एक बड़ी वजह थी कि वहाँ से जब डिमांड आई तो हमारे यहाँ से उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन हो रहा था और हमने उसी को पूरा किया, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वह बढ़ा। अब सरकार के क्या क्या प्रयास रहे नीतिगत तौर पर, क्योंकि अगर जीएस पेपर 2 में या जीएस पेपर 3 के अंतर्गत अगर बात करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हमें लिखना है तो हमें उसे करंट बेस पर जोड़ करके जरूर लिखेंगे। खासकर सरकारी नीतियां जो होती हैं उनको लिखने से और उत्तर बेहतर होता है। और आप जो भी फैक्ट लिख रहे हैं या फिर जो भी आप अपनी बात लिख रहे हैं उसमें नीतियों की चर्चा करना इंपॉर्टेंट होगा। तो विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सरकार ने प्रोत्साहन दिया है और खासकर इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया है 2014 के बाद से। तो सरकार का प्रयास था कि कैसे इस पूरी पॉलिसी को हम और बेहतर करें, दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर करें, ऐसा प्रयास किया गया। इसके अलावा व्यापार को प्रोत्साहित करना और सुधार करना की क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं उनको बेहतर किया गया। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया, यानी ऐसी फाइल्स जो ऑफिस में अटकी रहती हैं, लोगों को ऑफिस तक जाना पड़ता है, लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, उसको सिंगल विंडो तक लाने का प्रयास किया और सिंगल विंडो के माध्यम से उसको अनुमति जो लंबे समय में मिलनी थी उसको और कम समय में दिया जाना शुरू किया गया। इसके अलावा WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो भारत ने अपने ट्रेड को मजबूत करने के लिए भारत ने अपना स्टैंड को लगातार बनाए रखा और उसके दबाव में या विकसित देशों की नीतियों के दबाव में आने से हम बचे हैं। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर हमने इनकी और अच्छे से समीक्षा की है और इनके जरिए जो उत्पादन होना है उसमें और सुधार करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो जिले हैं, जिलों के स्तर पर हमने जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि स्टेट के अंतर्गत अगर कोई जिला किसी खास उत्पाद को बनाने की क्षमता रखता है तो कैसे उस जिले के लोगों को इस बात का प्रोत्साहन मिले कि उनका जो प्रोडक्ट है और बेहतर तरीके से वे आगे भेज सकेंगे और उनको उसकी एक अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके अलावा उत्पादन के जो मानक है उसमें भी सुधार हुआ है और हमने कोशिश की है कि हम ब्रांड इंडिया का निर्माण करें, यानी इंडिया को एक ब्रांड के तौर पर डेवलप करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो सरकार की वेबसाइट से ही लिए गए हैं, तो आप इस चीज़ों को भी नोट करके रख सकते हैं जो आगे आपके उत्तर में काम आएंगे। अब बात करें चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, तो एक बड़ी चुनौती है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी का। हमारे पास जो लेवल है इस वक्त काफ़ी लो है, यानी वैश्विक स्तर पर ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें भारत की भागीदारी बहुत कम है और चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन तो होता है लेकिन जो हमारे पास अन्य समस्याएं मौजूद हैं, लॉजिस्टिक्स की है, वेयर हाउसिंग की है, तो ये चेन हमें उन चीज़ों से पीछे करती है। यानी अगर हम अपना उत्पाद कहीं भेजना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमारे पास उन सामानों को पहुंचाने की, कोल्ड स्टोरेज में रखने की कई तरह की दिक्कतें मौजूद हैं। इसके अलावा जो उच्च आय वाले देश हैं वहाँ का मार्केट हमारे लिए काफ़ी कम एक्सेसिबल है। इसकी भी कई वजहें हैं, जैसे कुछ वजहों में हम उनके मानकों के अनुरूप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं तो उनके मानकों के अनुरूप पैकेजिंग में हम पीछे रह जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में हमारे साथ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें उसका एक्सेस कम ही मिल पाता है और भारत के जो उत्पाद हैं उनको दोयम दर्जे के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारा इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और खासकर कच्चा तेल और कोयले सहित जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतों के बढ़ने से कोविड के दौरान और भी अन्य चीज़ों के दौरान जो समस्याएं आई, तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो पॉलिसी के लेवल पर बात है कि अगर हमने कुछ पॉलिसी में चेंजेस किए हैं तो हमें इसमें कुछ समय तक स्थिरता बना करके रखनी चाहिए, खासकर तब जब हमें इनका बेनिफिट मिलता हुआ इनका दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो लूप होल्स बाकी हैं उनमें और सुधार किया जाना होगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो चल ही रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आयात प्रतिस्थापन, यानी हम आयात जिन चीज़ों का करते हैं कोशिश हमें ये करनी होगी कि हम कैसे उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकें, उनका कोई विकल्प तलाश सकें, ताकि जिन चीज़ों को हम आयात कर रहे हैं और अपना एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च कर रहे हैं उससे हम बच सकें। अगला, कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होगी, यानी हम किस तरह से तेल की जो ज़रूरतें हैं उनको किसी अन्य उत्पाद के साथ पूरा कर सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मदद से, तो ये देखना होगा। इसके अलावा विशेषज्ञता और विविधता की भी आवश्यकता होगी, यानी हम खास उन चीज़ों को स्पेशलाइज्ड तरीके से देखें और डाइवर्सिफाई तरीके से उसको डील करें। ठीक है, सवाल क्या बन सकता है आज के टॉपिक से?
भारत ने वित्त वर्ष 2022 में $400 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को तो हासिल कर लिया है, लेकिन बढ़ते आयात के चलते भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। टिप्पणी कीजिए। तो लगभग सीधा सा सवाल है, इसी पूरे डिस्कशन पर आधारित है कि हमने 2022 वित्त वर्ष 2022 में $400 बिलियन का जो लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया है, लेकिन हमारा आयात भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। तो आपको एक अपना व्यू इसमें शेयर करना है। तो इस उत्तर को लिखने का आपको अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया।